नमस्कार। हम सब अमीर बनना चाहते हैं ना, लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि दौलत बनाने का सफर मतलब वो पैसे से शुरू ही नहीं होता, तो आज हमारे पास निवेश की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम डॉक्टर मार्क मोबियस की किताब द बुक ऑफ वेल्थ पर आधारित कुछ बेहद दिलचस्प नोट्स हैं। और इन्हें पढ़ने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि मोबियस के लिए संपत्ति कोई बैंक का आंकड़ा नहीं, बल्कि एक कला है, एक मानसिकता है। बिल्कुल। और शायद यही सबसे बड़े गलतफहमी है जिसे वो दूर करना चाहते हैं। हम अक्सर अमीर बनने को एक आप कह सकते हैं फाइनल डेस्टिनेशन की तरह देखते हैं, एक नंबर जिसे हमें बस छूना है। लेकिन मोबियस का नजरिया ये है कि एक प्रक्रिया है, एक तरह से सोचने का एक तरीका है जो आपके हर फैसले में झलकता है। सही कहा। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि पैसा कहाँ लगाएं, बल्कि ये समझना है कि उस पैसे के पीछे की जो सोच है उसे कैसे बनाएं। चलिए इस फलसफे की परतों को जरा खोलते हैं। मोबियस की पहली और सबसे बुनियादी बात यह है कि निवेश सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये मनोविज्ञान का खेल है। हाँ, वो 3 स्तंभों की बात करते हैं: धैर्य, अनुशासन और सही समय पर सही फैसला। और देखिए, सुनने में तो ये किसी संत का उपदेश लगता है। हाँ बिल्कुल, कि धैर्य रखो, अनुशासित रहो। पर असलियत में जब आपका लगाया हुआ पैसा 20% गिर जाए और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो, तब धैर्य रखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम बन जाता है। मोबियस इसी बात पर जोर देते हैं कि बाजार सिर्फ आर्थिक आंकड़ों से नहीं चलता, ये डर और लालच की लहरों पर सवार रहता है। और एक सफल निवेशक वही है जो इन लहरों पर कह सकते हैं सर्फिंग करना सीख जाए, ना कि उनमें डूब जाए। और इसी से जुड़ा एक बहुत दिलचस्प विचार है नोट्स में, ब्लाइंड रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क के बीच का फर्क। किसी दोस्त की टिप पर या सिर्फ इसलिए पैसा लगा देना कि कोई स्टॉक खूब चर्चा में है, वो ब्लाइंड रिस्क है, वो जुआ है। आप किसी कंपनी को समझते हैं, उसके भविष्य को लेकर आपका एक नजरिया है, और आपको ये भी पता है कि अगर आपका अंदाजा गलत हुआ तो आप कितना नुकसान उठाने को तैयार हैं। हाँ, वो कैलकुलेटेड रिस्क है। और इसको एक और नजरिए से देखें तो ये असल में तैयारी और आलस के बीच का फर्क है। अच्छा। ब्लाइंड रिस्क लेना आसान है, उसमें मेहनत नहीं लगती। करेक्ट। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, दुनिया में क्या चल रहा है वो समझना पड़ता है, और सबसे जरूरी, खुद से मुश्किल सवाल पूछने पड़ते हैं। ये एक सोची समझी रणनीति है, कोई लॉटरी का टिकट नहीं। तो ये साफ है कि नींव जो है वो मानसिकता की है। अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, कंपाउंडिंग। हाँ, और जिसे डॉक्टर मोबियस वेल्थ का सुपर पावर कहते हैं। नोट्स में इसके लिए एक बहुत सरल वाक्य है, अर्निंग ऑन अर्निंग्स का जादू। यानी जब आपका मुनाफा भी आपके लिए मुनाफा कमाने लगे। हम सब ने इसके बारे में सुना तो है, लेकिन मुझे लगता है कि हम इसकी ताकत को पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाते। मोबियस का तर्क है कि कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन खराब बाजार नहीं है, तो फिर क्या है? हमारी अपनी अधीरता। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। शुरुआत के कुछ साल तो ये कछुए की तरह चलती है और हमें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। ज्यादातर लोग यहीं हिम्मत हार जाते हैं, वो उस बोरिंग दौर को पार ही नहीं कर पाते, जिसके बाद ये अपना वो जादुई तेज रफ्तार वाला रूप दिखाती है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ए 20 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए निवेश करना शुरू करता है, और दूसरा व्यक्ति बी वो 10 साल इंतजार करता है और 30 की उम्र में उससे 3 गुना यानी 15,000 रुपए महीने का निवेश शुरू करता है। तो जब दोनों 60 साल के होंगे तो क्या लगता है किसके पास ज्यादा पैसा होगा? हिसाब बिल्कुल साफ है। व्यक्ति ए जिसने कम पैसे लेकिन 10 साल पहले शुरुआत की, उसके पास कहीं ज्यादा दौलत जमा होगी। कहीं ज्यादा? वो 10 साल का जो शुरुआती समय है वही सारा अंतर पैदा कर देता है। यही कंपाउंडिंग की असली ताकत है। और इसीलिए मोबियस की एक सलाह बहुत महत्वपूर्ण है, अपने रिटर्न्स को कभी खर्च मत करो। उन्हें हमेशा वापस निवेश करो। हाँ, वो स्नोबॉल तभी विशाल बनेगा जब आप उसे लुढ़कने देंगे। और यहीं पर उनका एक और शक्तिशाली विचार सामने आता है, हाई रिटर्न से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंट रिटर्न। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हम सब उन स्टॉक्स के पीछे भागते हैं जो 1 साल में 2 गुने हो जाएं। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है। 25% का रिटर्न 1 साल और अगले साल -15% का नुकसान आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। इसकी तुलना में अगर आपको हर साल बोरिंग लगने वाला 12 या 15% का रिटर्न भी लगातार मिलता रहे तो भी चलेगा। तो कंपाउंडिंग की वजह से 20-30 साल में ये एक बहुत बड़ी रकम बन जाएगी। निरंतरता वो बड़े छक्कों से ज्यादा जरूरी है। ये एक मैराथन है,
100 मीटर की दौड़ नहीं। इसी समय और निरंतरता की बात से एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। अगर समय ही सबसे कीमती चीज है तो किस समूह के पास ये सबसे ज्यादा है? जाहिर है युवाओं के पास। नोट्स में खास तौर पर युवा निवेशकों के लिए एक सेक्शन है। मोबियस कहते हैं कि उनके पास पैसा भले ही कम हो, पर उनके पास 2 ऐसी शक्तियां हैं जो दुनिया के सबसे अमीर निवेशक भी खरीद नहीं सकते। समय और जोखिम लेने की क्षमता। बिल्कुल। और ये दोनों शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आपके पास दशकों का समय है, आप बाजार के उतार चढ़ाव को आसानी से झेल सकते हैं। जी। अगर आज बाजार 30% गिर भी जाए तो एक 25 साल के निवेशक के पास उस नुकसान से उभरने और आगे बढ़ने के लिए अगले 30-40 साल हैं। एक 65 साल के रिटायर्ड व्यक्ति के पास ये सुविधा नहीं है। और ये लंबी अवधि उन्हें ज्यादा ग्रोथ देने वाले लेकिन थोड़े जोखिम भरे विकल्पों में निवेश करने की आजादी देती है। तो अगर उनके पास समय भी है और जोखिम लेने की क्षमता भी है तो ये उन्हें कहाँ ले जाता है? क्या उन्हें बस अपने लोकल स्टॉक मार्केट में ही निवेश करना चाहिए? यहीं पर मोबियस का कैनवस बहुत बड़ा हो जाता है। वो कहते हैं कि ये क्षमता उन्हें अपने देश की सीमाओं से बाहर ले जाती है। उनकी एक बहुत मजबूत सलाह है, सिर्फ अपने आंगन में मत खेलो, पूरी दुनिया तुम्हारा खेल का मैदान है। वो खास तौर पर इमर्जिंग मार्केट्स मतलब उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की बात करते हैं, जैसे भारत, चीन, ब्राजील या वियतनाम। लेकिन एक आम निवेशक के लिए ये सब थोड़ा डरावना नहीं लगता? मुझे तो अपने देश की कंपनियां ठीक से समझ नहीं आती। मैं ब्राजील या वियतनाम के बाजार को कैसे समझूं? क्या स्रोत इस पर कोई व्यावहारिक सलाह देता है? ये एक बहुत जायज सवाल है और मोबियस ये नहीं कह रहे कि आप सीधे जाकर किसी अनजान देश की छोटी कंपनी में पैसा लगा दें। उनका इशारा एक बड़े विचार की तरफ है। आज के दौर में ऐसे कई रास्ते हैं, जैसे ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स या ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। हाँ, जिनके जरिए आप आसानी से पूरी दुनिया की बड़ी कंपनियों में एक साथ निवेश कर सकते हैं। इसके 3 सीधे फायदे हैं। पहला, ग्रोथ। हो सकता है आपका लोकल मार्केट सुस्त हो, लेकिन किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ रही हो। दूसरा, जोखिम का बंटवारा। अगर आपके देश में कोई आर्थिक संकट आता है तो दूसरे देशों में आपका निवेश आपको बचा सकता है। और तीसरा, नए अवसरों तक पहुंच। दुनिया की अगली बड़ी टेक्नोलॉजी या इनोवेशन वो कहीं से भी आ सकता है। तो उभरते बाजारों में निवेश, जोखिम और दुनिया भर के अवसरों की बातें सुनकर ऐसा लग सकता है कि मोबियस एक बहुत बड़ी जुआरी है। तो क्या इसका मतलब है कि आंखें बंद करके कहीं भी पैसा लगा दे? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका ठीक उल्टा। एक सफल निवेशक की सबसे बड़ी कला जोखिम को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे समझना और उसे मैनेज करना है। और यहीं पर मोबियस की एक सबसे शानदार लाइन आती है जो इन नोट्स में है, रिस्क डराने वाली चीज नहीं है। रिस्क के बारे में अज्ञानता डराने वाली चीज है। बिल्कुल। डर अंधेरे से लगता है जब हमें पता नहीं होता कि आगे क्या है, लेकिन जब आप टॉर्च जला लेते हैं, यानी पूरी जानकारी और समझ के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप रास्ते के गड्ढों से बच सकते हैं। और इस अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने की सबसे अच्छी टॉर्च क्या है? वो है डाइवर्सिफिकेशन, यानी विविधीकरण। ये शब्द हमने हजारों बार सुना है, लेकिन ये सिर्फ अलग अलग टोकरियों में अंडे रखने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये इस बात को विनम्रता से स्वीकार करना है कि मुझे सब कुछ नहीं पता। अच्छा। आप ये दावा नहीं कर सकते कि कौन सी एक कंपनी या कौन सा एक सेक्टर या कौन सा एक देश हमेशा अच्छा प्रदर्शन करेगा। राइट। इसलिए आप अपने निवेश को अलग अलग कंपनियों, सेक्टरों, एसेट क्लास जैसे स्टॉक, बॉन्ड, सोना और देशों में फैला देते हैं। यह आपके पोर्टफोलियो के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करता है। तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। यह आपको अपनी ही गलतियों और भविष्य की अनिश्चितताओं से बचाता है। अगर एक हिस्सा डूब रहा है तो दूसरा उसे सहारा दे देता है। एकदम सही। ये जोखिम प्रबंधन की सबसे बुनियादी और सबसे शक्तिशाली तकनीक है। ये आपको रात को चैन की नींद सोने में मदद करती है। हमने अब तक मानसिकता, कंपाउंडिंग, वैश्विक बाजार और जोखिम प्रबंधन की बात की। ये सब वित्तीय दुनिया के बड़े सिद्धांत हैं। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, मोबियस की ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। और इन नोट्स का आखिरी हिस्सा शायद सबसे खूबसूरत है, क्योंकि ये इन सभी वित्तीय सिद्धांतों को जीवन के सबक में बदल देता है। और यहीं आकर ये एक निवेश गाइड से एक जीवन दर्शन की किताब बन जाती है। ये बताती है कि शेयर बाजार में सीखे गए सबक आपकी पूरी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। जैसे पहला सबक, पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। इसका असली मकसद आपको आज़ादी देना है, अपने समय को अपनी मर्जी से खर्च करने की आज़ादी, अपने सपनों को पूरा करने की आज़ादी। दूसरा सबक जो मुझे बहुत पसंद आया, गलतियां करने से मत डरो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे अच्छी टीचर है।
कहना आसान है, लेकिन जब अपना पैसा डूबता है तो सीखने से ज्यादा रोना आता है। ये सच है, लेकिन मोबियस का कहना है कि हर निवेशक गलतियां करता है, यहाँ तक कि वो खुद भी। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल निवेशक उन गलतियों से सीखते हैं, अपनी रणनीति को बेहतर बनाते हैं और फिर से वही गलती नहीं दोहराते। जबकि असफल लोग या तो बाजार को दोष देकर बाहर हो जाते हैं या फिर वही गलतियां बार बार करते रहते हैं। और शायद सबसे बड़ा सबक यह है कि असली सफलता तब है जब आपकी दौलत सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि दूसरों का जीवन भी बेहतर बनाए। ये एक जिम्मेदारी भी है। अंत में मोबियस का संदेश एक बहुत ही सरल चक्र में सिमट जाता है। सीखें, निवेश करें, विकास करें और जीवन भर खुश रहें। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है। ये एक बहुत ही समग्र होलिस्टिक दृष्टिकोण है। ये पैसे को जीवन के केंद्र में नहीं रखता, बल्कि उसे जीवन को बेहतर बनाने वाले कई साधनों में से एक मानता है। ज्ञान, स्वास्थ्य, रिश्ते, ये सब भी संपत्ति के ही रूप हैं। तो आज के इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि द बुक ऑफ वेल्थ सिर्फ अमीर बनने के फार्मूले नहीं बताती, बल्कि ये एक अमीर और संतुलित जीवन जीने का नक्शा दिखाती है। ये सिखाती है कि सच्ची दौलत सिर्फ आपके डीमैट अकाउंट में नहीं, बल्कि आपके दिमाग, आपके अनुशासन और दुनिया को देखने के आपके नजरिए में होती है। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा मेरे दिमाग में एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। हमने वित्तीय रिटर्न को फिर से निवेश करने यानी कंपाउंडिंग की ताकत पर काफी बात की, लेकिन क्या हम अपने जीवन के दूसरे रिटर्न्स के बारे में भी यही सोचते हैं? जैसे कि एक अच्छी किताब पढ़ने से जो ज्ञान मिलता है, क्या हम उसे और ज्ञान पाने के लिए वापस निवेश करते हैं? या रोज व्यायाम करने से जो ऊर्जा मिलती है, क्या हम उसे और स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं? या एक अच्छे रिश्ते से जो खुशी और सुकून मिलता है, क्या हम उसे उस रिश्ते को और मजबूत बनाने में लगाते हैं? या हम जीवन के इन अनमोल रिटर्न्स को बस खर्च करके भूल जाते हैं? अगर हम कंपाउंडिंग का सिद्धांत जीवन के हर पहलू पर लागू करें, तो हमारी ग्रोथ की कोई सीमा होगी क्या? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं।